নমস্কাৰ ৱেলকাম টু ষ্টাৰ্টআপ প্লাছ। এইটো আমাৰ এটা শ্ব' হয় যিটো বড়োলেণ্ড বুবলি চেনেলত আমি ব্ৰডকাষ্টিং কৰি আছোঁ, টেলিকাষ্ট কৰি আছোঁ। এই প্ৰগ্ৰামটো বেচিকেলি আজিৰ আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনত ষ্টাৰ্টআপ কৰাৰ কাৰণে, বিজনেছ কৰাৰ কাৰণে কি সুবিধা, কি ফেচিলিটিছ আজিৰ দিনত আমি ল'ব পাৰিম, সেইখিনি আমি এই প্ৰগ্ৰামত আমি ষ্টাৰ্টআপ প্লাছ শ্ব'ত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। আজি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামত দিল্লীৰ পৰা আহা আমাৰ বিশেষ गेस्ट CA चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर गुरविंदर सिंह जी दिल्ली से आए हुए हैं एंड ही विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड प्रेजेंट प्रोस्पेक्ट अबाउट दी कंपनीज बिजनेस, कैसे कि अब हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं लीगली, कैसे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं एंड व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस शुड बी, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स शुड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द बिजनेस। सो मैं पहले उनका मैं परिचय करवा दूँ। मिस्टर गुरविंदर सिंह जी फ्रॉम दिल्ली, ही इज़ द ओनर ऑफ द GS एसोसिएट इन दिल्ली। सो उन्होंने कल कोकराझार में आए हुए हैं एंड यहाँ पे एक प्रोग्राम था उनका, वो उन्होंने इनॉग्रेशन किया था एक ऑफिस का। इसके बाद हम लोगों ने उनसे बातचीत की एंड आज उनके साथ हम लोग एक डिस्कशन में बैठे हैं कि हम लोग यहाँ पे किस तरह से बिज़नेस को आगे बढ़ने के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, क्या तरह का लाइसेंसिंग होना चाहिए, किस तरह से लीगलिटीज होना चाहिए, सो दैट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। सो वेलकम टू आवर शो स्टार्टअप प्लस गुरविंदर सिंह जी। सो थैंक यू सर। माई सेल्फ गुरविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम दिल्ली। थैंकफुल टू प्रमनाथ देवनाथ जी फॉर इनकमिंग कोकराझार and thankful to Bodoland Bubli channel for this show। तो गुरविंदर सिंह जी, यस सर, आपका तो असम में पहला आना हुआ है, फर्स्ट टाइम है विजिटेड। यस सर, यस सर। कैसा लगा कोकराझार आपको? बहुत अच्छा लगा सर। और यहाँ पर एक इनिशिएटिव किया है आप लोगों के साथ में मिलकर, मल्टी स्टार्टअप सोल्यूशन करके एक कंपनी हम लोगों ने आपस में मिलकर सेटअप किया है। तो हमें फ्यूचर में बहुत सारा यहाँ से वर्क करने को मिलेगा, साथ में प्रोजेक्ट होगा, आपको भी और मेरे को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए हम स्पेशल, आपने हमें इनविटेशन दिया, हम स्पेशल आपके लिए सर यहाँ पर आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सर कल हम लोगों ने कुछ कोकराझार इलाका में, बोडोलैंड इलाका में घूमे हैं, तो आपने कुछ चीज़ें हम लोगों से क्वेश्चन किया था कि ऐसा क्या है, कैसा लगा सर कोकराझार? बहुत अच्छा लगा सर, मेरा फर्स्ट टाइम है नॉर्थ ईस्ट में सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। इससे पहले मैं वेस्ट बंगाल तक है सर मेरा थोड़ा वहाँ पर ऑफिस का सेटअप वगैरह, बट यहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम है सर, बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पर आके। थैंक यू वेरी मच सर। कोकराझार इज़ द प्लेस, जैसे कि हम लोग जानते हैं, इज़ हेडक्वार्टर ऑफ BTC। सो हम लोग यहाँ पे जो बोडोलैंड बुबली चैनल है, ये कोकराझार में लोकेटेड है, वन ऑफ द प्रीमियर चैनल है कोकराझार के BTC इलाका में। तो स्वागत है आपका इस शो में स्टार्टअप प्लस में। थैंक यू सर। तो सर बेसिकली हम लोग जब किसी को मिलते हैं बिजनेसमैन से, कोई ना कोई बोलते हैं कि हमने ये बिज़नेस शुरू किया था, बाद में हमको ये डॉक्यूमेंटेशन में ये प्रॉब्लम हुआ, बाद में मिसगाइड किया गया, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया था, तो बाद में जाके फिर से मुझे नया करके शुरू करना पड़ा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमको मिलते हैं मार्केट में। तो सर आपको बोलिए कि आज के डेट में कोई बंदा अगर बिज़नेस कर रहा है या फिर करना चाहता है, किस तरह से उसको शुरुआत करना चाहिए विद द डॉक्यूमेंटेशंस? सर उसी चीज़ को देखते हुए हमने आपसे डिस्कशन, आपने हमसे डिस्कशन किया, सर हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने आपको बोला सर हम एक काम करते हैं, एक सेटअप करते हैं जिससे जो लोकल आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको कोई गाइडेंस की प्रॉब्लम है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, उसी के लिए हमने ये मल्टी स्टार्टअप सोल्यूशन सेटिंग किया है। हमारा ऑफिस यहाँ पर सेटअप किया आपके साथ में मिलके। मैं फ्यूचर में जो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, मान लो कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ क्या होता है, कई बार हम लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं सर, उसके बाद में हमें ये पता नहीं रहता है भी सर इसका आगे का हमें प्रोसेस क्या करना है, इसका लीगल कंप्लाइंसेस क्या है, ना ही कोई हमें गाइड करने के लिए होता है। वो क्या होता है उसमें फिर हमें ये प्रॉब्लम आती है 1 ईयर या 2nd ईयर में जाके हम देखते हैं हमें कोई नोटिस आ रहा है कोई डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी चीज़ की तरफ से, फिर हम बोलते हैं अरे अब क्या होगा, कैसे करें, ये वाली चीज़ देखते हैं, फिर हम किसी बंदे के पास में अप्रोच करते हैं, वो हमें ये बोलते हैं आपने तो ये हो गया इसमें ये, तो उसी चीज़ को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए आपने हमसे डिस्कशन किया और हमने आपको यही सजेशन दिया
भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, यहाँ पर आप एक अपना सेटअप यहाँ पर कीजिए, जिससे जो लोकल बिजनेसमैन है उनको ये वाला इशू ना आए। हम टाइम टू टाइम यहाँ पर विजिट करेंगे। हमने फिर आपने भी हमें ये वाली चीज़ बोली भी, हमने आपको बोला भी जो भी लोकल यहाँ का बिजनेसमैन है उसको नहीं पता, क्योंकि जी बिजनेसमैन का काम होता है अपना बिजनेस करना, उसको लीगल कंप्लाइंस जो रही इन सब चीज़ों का नहीं पता होता। अगर उसको ये सब चीज़ें पता है तो वो खुद ही अपने आप से ये वाली चीज़ का कर सकता है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब क्या होता है, जैसे आपने कंपनी बना लिया, कंपनी बनाने के लिए उसमें बहुत सारा लीगल कंप्लाइंस होता है। डायरेक्टर का KYC हो गया, एनुअल कंप्लाइंस हो गया, उसका बैलेंस शीट हो गया, उसका इनकम टैक्स का रिटर्न हो गया। ये बहुत सारे प्रोसेस हैं जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन को ये वाली चीज़ नहीं पता होती। इससे रिलेटेड तो इसी कारण ये हमारा सबसे मेन मोटिव ये है, बिजनेस के साथ साथ यहाँ पर लोकल लोगों को गाइडेंस देना कि अगर बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाना है तो साथ के साथ पैरेलल आपको उसका कंप्लाइंसेज वगैरह कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका बिजनेस भी चलेगा और सब चीज़ें होंगी। तो सर बिजनेस चलाने के लिए जैसे कि हम लोग को लाइसेंस चाहिए होता है, फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ता है कि इसके लिए जैसे कि हमने जैसे मालूम है हम लोगों को प्रॉपर्टरशिप फॉर्म भी बना सकते हैं, पार्टनरशिप हम भी बना सकते हैं, कंपनी फॉर्मेशन भी आ सकते हैं। इसमें कुछ लोगों का कुछ मतलब कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कि कोई आदमी को मैंने देखा है कि उन लोगों का इच्छा है कि हम 2-3 मिल के बिजनेस करें तो फैमिली मेम्बर के साथ, लेकिन किसी ने उसको बताया कि आप इसे फैमिली मेम्बर के साथ उसको पार्टनरशिप या फिर कंपनी नहीं शुरू कर सकते हैं, सो पार्टनरशिप शुरू कर दिया। तो इस तरह से दिक्कत बहुत सारा हमने मार्केट में देखा है। तो सर इसमें देखिए पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप फार्म हो गया, कंपनी फॉर्मेशन हो गया, कंपनी में और सारा डिविजन्स है। तो आप जैसे कि मुझे भी थोड़ा आइडिया है, इसमें देखा है कि प्रॉपर्टी फार्म में हम लोग बिजनेस करते हैं तो थोड़ा बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट का होता है थोड़ा कम मिलता है। कंपनी फॉर्मेशन करने के साथ साथ बहुत सारा बेनिफिट हम लोग का भी ऐड हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कि प्रॉपर्टीशिप फार्म शुरू करना ठीक होगा, पार्टनरशिप ठीक होगा कि कंपनी फॉर्मेशन ठीक रहेगा, इस तरह से आप देखिए सर। जो अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। देखिए प्रोप्राइटरशिप बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोप्राइटरशिप एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी बोल सकते हैं उसको, वो कहीं नहीं रजिस्टर्ड होता, सिर्फ हमें उसके लिए एक GST नंबर लेना होता है। वो GST नंबर यहाँ पर ही हमारी एक वो एंटिटी चल जाती है। अगर आप कहीं पर जाएंगे, कहीं इन एनी केस आपको कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना है तो वहाँ पर वो आपसे बोलते हैं भी आपका ये एंटिटी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है कहीं, तो उस केस में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस केस से थोड़ा सा हट के एक स्टेप हम आगे चलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म भी एक तरह से आपके पास में ऑप्शन है भी आप उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हो या नहीं करवा सकते। उसमें भी ये चीज़ रहती है, अगर आपने कोई नॉर्मल पार्टनरशिप डीड एक बनाएंगे, उसको आपने नोटराइज करवाना है और उसका पैन नंबर आपको इशू हो जाएगा, उसके बाद में आप अपना बिजनेस कीजिए, वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होता है। ओके सर। अगर आपको उसको रजिस्टर्ड करवाना है तो आपको रजिस्ट्रार के पास में जाके उसका स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, स्टैम्प फीस वगैरह भरना पड़ेगा, उसके बाद में वो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो फिर उसके बट पार्टनरशिप के केस में एक ये प्रॉब्लम रहती है भी, वो उसका पार्टनर का अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। इन एनी केस कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई बैंक करप्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको रिकवर किया जा सकता है। पार्टनरशिप में ये सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। हम उससे एक स्टेप आगे आए तो ROC ने या MCA ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप से एक स्टेज आगे है। तो वहाँ पर जो हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी था उसको उन्होंने लिमिटेड कर दिया। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में लिमिटेड हो गया। अभी अगर इन एनी केस कोई पार्टनर जो बिजनेस कर रहे हैं LLP बना के, वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं या इन एनी केस कोई प्रॉब्लम आती है, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी जितना उनका आपका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है। मान लो 2 पार्टनर हैं, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपीज़, तो उनकी लाइबिलिटी 1 लाख रुपीज़ तक ही लिमिटेड है। उसके अलावा उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई उनको चार्ज नहीं कर सकता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आज के टाइम में बहुत अच्छा और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा इसमें स्कोप है, बहुत अच्छा इसमें वर्क हो रहा है। क्योंकि जी इसमें और कंपनी में थोड़ा डिफरेंसेज है। एक बार मैं कंपनी को डिफाइन करने के बाद में आपको इनको डिफरेंसेज बताता हूँ क्या है। इसके ऊपर अगर जाते हैं हम तो कंपनी आता है। कंपनी में तो आपको पता है सर 2 टाइप की होती हैं, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी में तो काफ़ी सारा स्कोप है। प्राइवेट लिमिटेड में आपके पास में मिनिमम 2 डायरेक्ट करना चाहूँगा इस बीच में, बिकॉज जो पार्टनरशिप का बात हो रहा है, थोड़ा क्वेश्चंस मेरा भी है इसमें। तो पार्टनरशिप हम लोग देखे, काल भी हम एक बिजनेसमैन से मिले थे तो बोला थे कि उनको एक कन्फ्यूजन है कि पार्टनर्स हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते।
बेटा या फिर पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो इसमें आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन हमको दीजिए कि नहीं, पार्टनर्स कौन कौन बन सकते हैं बिजनेस के लिए? सर एनी पर्सन पार्टनर बन सकता है, बट वो माइनर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब 18 ईयर्स या फिर 21? 18 ईयर्स का ऊपर होना चाहिए। माइनर नहीं होना चाहिए, उसका पैन कार्ड होना चाहिए। माइनर का भी पैन कार्ड बनता है, बट माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। ओके, माइनर नॉमिनी के थ्रू वो बनता है, उसके लिए इश्यूज हैं, मैं आपको वो गाइड ही नहीं करूँगा। हस्बैंड वाइफ या फादर सन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई किसी क्लोज में या पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखा है भी आप पार्टनर नहीं बन सकते हो। ये बड़ा रिस्ट्रिक्शन कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जो मार्केट में हो सकता है, मार्केट में किसी ने बोल दिया हो भी हस्बैंड वाइफ बिजनेस नहीं कर सकते, कोई रीज़न हो, उनका कोई फैमिली रीजन हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है उसी के लिए, बट मैं उस चीज़ के लिए नहीं हूँ भी, ये चीज़ तो कहीं भी रिस्ट्रिक्शन में नहीं है भी, ये वाली चीज़ नहीं हो सकती है। दैट मीन्स आपका कहना है कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए हम किसी को भी पार्टनर बना सकते हैं। एनी पर्सन, अपना घर का कोई सदस्य हो, मेंबर हो, दैट कैन बी मेंबर इन आवर पार्टनरशिप फर्म, फैमिली मेंबर हो, आउटसाइडर हो, कोई भी सर। ओके, दैट शुड बी द इंडियन होना चाहिए। तो हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म शुरू कर सकते हैं। एक बात आपने जो अभी बताया कि LLP मतलब लिमिटेड पार्टनर लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप, ये अच्छा एक बात हम लोग आ गया है कि कोई भी लाइबिलिटीज़ अगर फ्यूचर में कंपनी का फिर पार्टनरशिप फर्म का बनता है तो उसमें जो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ रह जाता है, तो जो प्रोप्राइटरशिप फर्म में नहीं होता है। प्रोप्राइटरशिप और आपका पार्टनरशिप में दोनों में नहीं है, लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उनमें। अच्छा, ओके। तो LLP फॉर्मेशन करने से आपको एक बेनिफिट है, आपकी लिमिटेड वो हो गई है। थैंक यू वेरी मच, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो सेकेंड चीज़, एक्चुअली सेकेंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहूँगा रिगार्डिंग दी कंपनी फॉर्मेशन, उसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है रिगार्ड इन आवर एरिया। बेसिकली आई डोंट नो अबाउट यू प्लेसेस, आपको दिल्ली में या फिर बॉम्बे, इस सब इलाका में तो ऑलरेडी आदमी लोगों का बहुत नॉलेजेस है रिगार्डिंग दी कंपनी फॉर्मेशन। इन आवर पार्ट, इन आवर एरिया, उसमें देखा जाता है कि जो कन्फ्यूजन पार्टनरशिप फर्म में है, सेम कन्फ्यूजन इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है। हाँ, एक चीज़ तो है कि कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद थोड़ा एक्सपेंसेस मतलब मेंटेनेंस थोड़ा एक आ जाता है, ये तो है। हाँ, ये है। तो इसके चलते आदमी लोग मैंने देखा है कि कंपनी फॉर्मेशन में नहीं जाते हैं। तो आप अभी हम लोगों को बताइए कि अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी फर्म खुलते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म को अगर हम लोग आगे रखते हैं और कंपनी फर्म हम लोग क्यों लेना चाहेंगे, मतलब कंपनी फॉर्मेशन हम क्यों करेंगे? देखिए सर, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। ये कंपनी फॉर्मेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ओके सर, कंपनी फॉर्मेशन करना बहुत ही आसान और सिंपल है, अगर आपको गाइडेंस सही मिलता है। राइट, मेनली बात वो रहता है गाइडेंस। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, उसकी मिनिमम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, अथॉराइज कैपिटल उसका 1 लाख है। ओके, मिनिमम 3 से 4 डेज में आपकी कंपनी बन के आ जाती है। अब यहाँ पर एक चैप्टर क्लोज हो गया, आपकी कंपनी फॉर्मेशन होगी। ओके, कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद में, अच्छा दूसरा चीज़ इसमें भी है, एक डाउट और आपको क्लियर कर दूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी हस्बैंड वाइफ डायरेक्टर हो सकते हैं, फादर सन डायरेक्टर हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, ये वाली चीज़ का भी क्लियरेंस मैं आपको कर दूं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था। राइट सर, ये वाली चीज़ में प्रॉब्लम मतलब कोई भी, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में हम लोग किसी को भी अपना पार्टनर बना सकते हैं, सिमिलरली कंपनी फॉर्मेशन भी हम किसी को भी अपना डायरेक्टर या पार्टनर बना सकते हैं। राइट सर, ओके, प्लीज कंटिन्यू। ये वाली। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ था, अगर हमारा कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद में हमें दूसरा उसमें क्वेश्चन ये रहता है, लीगल कंप्लायंसेस। लीगल कंप्लायंसेस में हमारे पास में क्या है, हमने कंपनी इन्फॉर्मेशन कर दिया, तो उसमें बाद में क्या होता है, कॉर्पोरेशन करने के बाद में हम भूल जाते हैं भी हमने कोई कंपनी में बनाई है, या उसका लीगल कंप्लायंसेस क्या है, या हमें कोई गाइड नहीं करता। जो हमें कंपनी बना के देता है वो हमें कोई गाइड नहीं करता, तो वो वाली चीज़ हम भूल जाते हैं भी सर हमें इसके लिए कुछ कंप्लायंसेस करना है। उसके लिए पर ईयर का कंप्लायंसेस है, पर ईयर में कुछ फॉर्म्स वगैरह ROC ने जो कर रखे हैं भी, ये वाला आपको फॉर्म फिलअप करना है, जैसे INC 20A। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है कंपनी फॉर्मेशन के विदिन 6 मंथ में, आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए फॉर्म होता है INC 20A, वो फिलअप करना है। INC 20, ओके। उसके बाद में फिर आपका कंप्लायंसेस आता है ROC का, जो नॉर्मल कंप्लायंसेस है, DIR 3 KYC हो गया, आपका AOC 4 MGT 7 ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ये सब एक पैरेलल फॉर्म्स हैं जो आपको बिजनेस के साथ में करने हैं, जिनका कंप्लायंसेस करना है। अगर आप इनका कंप्लायंसेस नहीं करते हो तो ROC की तरफ से इसमें हैवी पेनल्टीज हैं। ओके, जिसका फिर आपको हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर करोगे तो आप कहोगे ये तो हमें तो गाइड नहीं था। तो ये वाली चीज़ का थोड़ा ये रहता है। आई थिंक आपके एरिया में थोड़ी अभी
कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ इसी कारण मैंने आपसे, आपकी और मेरी बात हुई थी, तो आपने मैंने को बोला था भी ऐसा कुछ स्टार्टअप शुरू कीजिए जहाँ से आप लोगों को गाइडेंस दे सकें। राइट। यहाँ पर मैंने देखा अभी आई थिंक कोई गाइडेंस का कमी है, कुछ कमी है सर। हमारा पहले भी बात होता रहता है, आप ये बोलते हैं भी यहाँ पर हमें कोई बताता नहीं है भी क्या करना है कैसे करना है, तो उस चीज़ के लिए तो सर थोड़ा गाइडेंस के लिए जैसे हमारा ये इनिशिएटिव है मल्टी स्टार्टअप सोल्यूशन, तो इनिशिएटिव ये बहुत अच्छा है। यहाँ के लोकल, आपको थोड़ा लोकल बिजनेसमैन को मिलकर उनको गाइड करना है, ये वाली चीज़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भी हमने सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए वो चीज़ की है। राइट सर, ओके। ये पैसा कमाना मेन पर्पज़ नहीं है, मेन पर्पज़ है यहाँ के लोगों को एक सहूलियत देना, सही दिशा देना, अभी बिजनेस कैसे करना, आपको बिजनेस करने में प्रॉब्लम ना आए। इसको सोशल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं सर आप। मेनली वो चीज़ है, सोशल एक्टिविटी है। सो आपने एक अच्छा बात अपने इसमें डाला है कि कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लायंसेस रहेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। बट थिंग इज दैट कि आपने बोला है कि जो कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इतना कुछ झंझट वाला बात है नहीं। जैसे हम लोग किसी भी कंपनी को हम लोग जैसे प्रोवाइडरशिप बनाते हैं, यस सर, लीगली जो वे ऑफ जो फॉर्मेशन थोड़ा अलग होता है, बट आपके पास जब डॉक्यूमेंटेशन जाएगा 2-3 दिन में कंपनी बन के आ जाता है। यस सर। थिंग इज दैट कि एवरी ईयर का कुछ कॉम्प्लायंसेस डॉक्यूमेंटेशन अपडेशन करना होता है कि आपने लास्ट ईयर में कब किया है, उसको हमको कंपनी एक्टिव है कि नहीं अभी तक, उसको भी हम लोग को हर ईयर में उसको करना पड़ता है। वही चीज़ जो हम लोग को रेगुलरली करना पड़ता है। बाकी जो आपने बोला है कि कोई कंपनी खोला है तो भूल गया, मतलब ऐसा नहीं है कि भूल नहीं गया, उसको मालूम नहीं था कि इसके बाद में हम लोग कुछ करना है। बेसिकली वही चीज़ है ना, अभी उसको नॉलेज नहीं था, उसको नॉलेज का कमी था। राइट। जहाँ से उसने कंपनी कॉर्पोरेशन करवाया, उस पर्सन ने भी उसको बताया नहीं भी आपको ये करना है। राइट सर। देखिए मेनली यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये आती है, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप आप अपने आप से भी बना सकते हैं, आपको उसमें कोई इशू नहीं है। ओके। LLP और कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपको एक प्रोफेशनल का जरूरत पड़ेगा जो आपके फॉर्म को सर्टिफाइड करेगा। भी ये जो आप डॉक्यूमेंट ROC को दे रहे हो वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओके है, वो बिल्कुल सही है। एक लाइबिलिटी एक प्रोफेशनल का भी यहाँ पे आ जाता है। डायरेक्टर के साथ साथ एक प्रोफेशनल का लाइबिलिटी है। प्रोफेशनल मतलब कंपनी सेक्रेटरी हो, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, CWO, एडवोकेट हो। ओके सर। एडवोकेट को भी अभी अलाउ कर दिया उन्होंने इसके लिए। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर जैसे प्रोफेशनल का लाइबिलिटी आ जाता है तो वहाँ पर उसका रोल मेन आ जाता है। भी जो भी आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सही हैं। ओके। अब उसके बाद में जब आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो बाद में आपको उसके टच में रहना है या उनको आपको ये बताना है सर आपको ये लीगल कंप्लायंसेस करना है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये है भी आपका थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। ओके। क्योंकि जी आपको थोड़े लीगल कंप्लायंसेस हैं, प्रोफेशनल आपको सर्विसेज दे रहा है, प्रोफेशनल की फीस भी हो गया, ROC के जो लीगल कंप्लायंसेस हैं उनका भी फीस हो गया। इस रिगार्डिंग मैं कह सकता हूँ भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा, बट बिजनेस स्मूथली है। बिजनेस स्मूथली का इन द सेंस है भी आपको आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई, आप कहीं भी किसी पर्सन के पास में जाएंगे, सर मेरा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो आप पर भरोसा करेगा, वो आप पर विश्वास करेगा। ये बंदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में काम कर रहा है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के साथ में काम कर रहा है, इसका कोई एक रिकॉग्निशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सर्टिफिकेट दे रखा है भी ये कंपनी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड होने से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। आप कहीं भी जाएंगे तो कोई भी आपको ये नहीं कह सकता भी आप फेक हो। अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सामने वाले बंदे को ये लगता है नहीं इसका डॉक्यूमेंटेशन है, वो ऑनलाइन आपकी कंपनी को सर्च कर सकता है, MCA से सर्च कर सकता है, MCA से सारे डॉक्यूमेंट को निकाल सकता है। पार्टनरशिप और उस केस में तो है ही नहीं है, प्रोप्राइटरशिप में वो कहाँ से वेरीफाई कर लेगा? उनके ओनली एक GST का रजिस्ट्रेशन होता है, वो GST रजिस्ट्रेशन में इतना कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल नहीं सकता क्योंकि जी वो एक प्राइवेसी होता है। तो यहाँ पर क्या है, LLP और पार्टनरशिप के केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आपको पब्लिक सर्च के लिए डॉक्यूमेंट रख रखा है। आप किसी का भी डॉक्यूमेंटेशन सर्च कर सकते हो, किसी भी कंपनी का डिटेल निकाल सकते हो। डिटेल निकालने के बाद में आप ये देख सकते हो कि ये कंपनी सही है, इसका क्या बिजनेस है क्या नहीं है। तो एक ऑथेंटिकेशन जो मेनली पर्पज है ऑथेंटिकेशन, वो आपको एक ऑथेंटिकेशन मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया। कोई बिजनेस करना है किसी के साथ में या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में करना है तो वहाँ पर यही रिक्वायरमेंट रहता है कि आपका क्या है, आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है या कंपनीज है, उसके व्यापार ही आपको फिर टेंडर मिलता है। ओके सर, तो आपका जो कहना है बेसिकली आप LLP पार्टनरशिप में आप अपने जोर दे रहे हैं कि आप LLP पार्टनरशिप करिए तो LLP कर लीजिए। हाँ, पार्टनरशिप से बेटर है। तो अगर आपको पार्टनरशिप बनाना है तो LLP और कंपनी में ज़्यादा फर्क नहीं है। LLP में कंप्लायंसेस कंपनी से थोड़ा कम है अगर बेसिकली देखा जाए तो कंपनी पर कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर अभी के टाइम पर जो प्रेजेंट टाइम है लीगल कंप्लायंसेस थोड़ा कम है। अच्छा, बस ये बेसिकली यही डिफरेंस है। ज़्यादा
कोई उनमें डिफरेंस नहीं है। पर दूसरा ये है भी यहाँ पर पार्टनर जो है, पार्टनर की वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू आप अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हो, वहाँ पर डायरेक्टर लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकता है और वो कर सकता है। और थोड़ा सा लोन थर्ड पर्सन से लोन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कंपनीज़ में। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू अपना लेन देन कर सकते हो, ये वाली थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन कम है। बाकी बेसिकली दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, वेरी गुड। आज का जो एक मेनली ये है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आज के कल्चर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है, इस वजह से लोग उस पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो थैंक यू गुरविंदर सिंह जी। एक्चुअली आपने जो अभी तक का हम लोगों का डिस्कशन रहा है, इसमें आप लोगों ने अपने प्रोपर्टीशिप फर्म में हम लोग डिस्कशन किया है, पार्टनरशिप फर्म में हम लोग डिस्कशन किया है, पार्टनरशिप फर्म विथ लिमिटेड लाइबिलिटीज़ में हम लोग डिस्कशन किया है, एंड वी आर नाउ डिस्कशन ऑन द कंपनी। सो हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा है, हमारा जो डिस्कशन चलि আছে তারে আপনি কিবা কোয়েশ্চেন্স বা আপনি যদি আমার লগত কমিউনিকেট কৰিব বিচাৰিছে, আমাৰ ইয়াত ইমেইল আইডি এণ্ড ফোন নম্বৰ দিয়া থাকিব। আপোনালোকে সেই ফোন নম্বৰ এণ্ড ইমেইল আইডিত কণ্টেক্ট কৰি আমাৰ ফালৰ পৰা ক্লাৰিফিকেশ্যন আপুনি আমাৰ সিংজিৰ পৰা ল'ব পাৰিব। এম আই ৰাইট सर? हाँ जी, हाँ जी सर। सो कंपनी फॉर्मेशन के लिए मैं भी इंटरेस्टेड था बहुत। एक्चुअली कंपनी में बहुत सारा आजकल कैटेगरीज रहता है। हाँ जी। तो वन थिंग है जो मैंने देखा था कि कंपनीज विथ 1%, इज इट पॉसिबल सर? यस सर, पॉसिबल। अच्छा सर, उसमें थोड़ा हमको 1% कंपनी न्यू कंसेप्ट, ओनली फॉर वन डायरेक्टर फॉर्मेशन। ओके, बट वन नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय मेन डायरेक्टर। ओके, नॉमिनी डायरेक्टर ओनली फॉर वर्क पेपर, नो रोल इन कंपनी। ओके, सो दैट नॉमिनेशन जो आपने बताया, सो इट्स ए वेरी गुड डिस्कशन। आई थिंक कंपनी जो हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों का एक सम्मिलित एक वो होगा, लेकिन आपने जो बताया कि लिमिटेड कंपनी विथ 1% कैन बी डन, लेकिन एक नॉमिनी होना पड़ेगा। नॉमिनी का थोड़ा नॉमिनी मेन थिंग ये है सर, इन एनी केस डायरेक्टर को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, हाँ हाँ, उसके बाद में कंपनी का डायरेक्टर ही अगर नहीं है तो फिर उसके कंपनी का क्लोजर प्रोसीजर या दूसरे कोई प्रोसीजर है तो वो कौन कंप्लीट करेगा। ओके, तो उसके लिए एक आरओसी ने एक ये है कि उस डायरेक्टर का कोई रोल नहीं रहेगा, वो सिर्फ ओनली नॉमिनी डायरेक्टर है। जैसे हमारे यहाँ बैंक में होता है, बैंक में हमारे यहाँ नॉमिनी है, तो बैंक में नॉमिनी का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ वो ऑन पेपर नॉमिनी है। इन एनी केस फ्यूचर में कुछ कैजुअलिटी होता है, अनसर्टेनिटी होता है, तो उस केस के लिए वो नॉमिनी लास्ट में जाके नॉमिनी अकाउंट क्लोजर के लिए या कुछ भी है तो वहाँ पर हमें नॉमिनी का ज़रूरत पड़ता है। तो 1% कंपनी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपका टर्नओवर क्राइटेरिया, अगर आपका बिजनेस बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, उसमें टर्नओवर का रिस्ट्रिक्शन है, 1% कंपनी ओनली सिर्फ उसमें 1 डायरेक्टर चाहिए। और सेकंड इज़ नॉमिनी डायरेक्टर, नो रोल इन कंपनी, डे टू डे रूटीन वर्क्स, ओनली सिर्फ 1%। बेसिकली सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब अगर किसी पर्सन को बिजनेस करना है, अगर उसको छोटे लेवल पर, छोटे स्केल पर बिजनेस करना है, उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनानी है, उसके पास में सेकंड डायरेक्टर नहीं है, या वो अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, या वो अपने फैमिली मेंबर को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, तो उस केस में क्या था, वो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब उसके पास में ये था, वो किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करता था अपने साथ में। इन फ्यूचर में जाके वो एक पार्टनरशिप की तरह हो जाते थे, वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता था। तो वो वाली चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक नया आइडिया दिया, 1% कंपनी। 1% कंपनी का मतलब है भी उसमें ओनली सिर्फ 1 डायरेक्टर होगा, उसके अलावा उसमें कोई डायरेक्टर नहीं होगा। वो अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी के लिए, हाँ उसमें एक नॉमिनी डायरेक्टर ऐड होगा। इन एनी फ्यूचर कोई सर्कमस्टांसेस कैजुअलिटी, उसके लिए वो नॉमिनी डायरेक्टर है। तो ये पॉसिबल है सर, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है सर ये। तो एक चीज़ आपने बताया कि कंपनी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं विथ 1%। यस, एंड नॉमिनी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हु कैन बी द नॉमिनी? एनी पर्सन इन नॉमिनी, एनी पर्सन नॉमिनी, एनी पर्सन, एनी पर्सन। दैट मीन्स ऐसा कोई रिलेटिव होना चाहिए इस तरह? नो सर, नो डेफिनेशन, एनी पर्सन कैन बी नॉमिनी। ओके, नो रिस्ट्रिक्शन। वन कंपनी विथ 1% हम कंपनी बना सकते हैं, एंड नॉमिनी को हम किसी को भी बना सकते हैं। एनी पर्सन कैन बी द नॉमिनी। अच्छा, और एक कंपनी है जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कंपनी विथ 2 डायरेक्टर्स। यस सर। तो उसमें क्या होता है सर? उसमें डायरेक्टर्स में सेम ही होता है कि वो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर। नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद 2 डायरेक्टर्स। ओके, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकता है? हो सकता है सर। ओके, मिनिमम आपको 2 डायरेक्टर चाहिए। ओके, जो कंपनी विथ 1% इज ए एक्स्ट्रा
एडिशन टू दिस? यस सर, जो नॉर्मल कंपनी जो पहले प्रोसीजर था। ओके। 2 डायरेक्टर से निकाल के 1 पर्सन का कंसेप्ट लेके आए हैं। 2 डायरेक्टर वाला तो हमारा ऑलरेडी पहले कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हमारा नॉर्मल रूटीन में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो एक बात क्लियर हो गया इस बात में कि प्रॉपर्टीशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एलएलपी एंड कंपनी में एक चीज़ थोड़ा जो मैं कंक्लूजन में आना चाहूँगा उसमें कि अगर कोई आदमी प्रॉपर्टीशिप फर्म में काम कर रहा है, फर्म चला रहा है, उसका टर्नओवर अच्छा मोटा मोटी है, कुछ दिक्कतें था कि जिसके लिए वो कंपनी नहीं फॉर्मेशन कर पा रहा था, तो एक चांस आ गया कि एक वो है कि आप कंपनी बना सकते हो विथ 1%। और अपना जो कंपनी का जो बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर असम गवर्नमेंट से, ये बेनिफिट आप ले सकते हो। हाँ जी सर। ओके। सो इमान डिस्काशन आमी करि आसो। डिस्काशनर मूल मुद्दा आमी एटू आमी आसिले आमार माजत एटू आसिले कि आमी बिजनेस करिब जाওঁতে आमी कि धৰণৰ आमी फार्मটো अर्गेनाइजेशनটো बनाब লাগিব। आइदर इट इज ए प्रॉपर्टीशिप फार्म और पार्टनारशिप फार्म, पार्टनारशिप एलएलपी जिटू आमार सारे एतिया कले और कंपनी। सो कंपनी जेनेके आमी कलो जे आमार सारे कले जे कंपनी आमी बनाब पारिम विथ 1% टू अप टू 15% मेम्बार्स। और जिटू आमी गम पालो जे जो हम लोग को पता चला कि एक मेम्बर्स इज कॉल्ड डायरेक्टर्स। यस सर। ईच मेंबर्स इज कॉल्ड द डायरेक्टर्स। यस सर। सो कंपनी में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है आदमी लोगों का कि कंपनी बनेगा तो बहुत सारा खर्चा होगा, बहुत सारा दिक्कतें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपका बातों से कि इतना दिक्कत वाला है नहीं। बेसिकली सर गाइडेंस, मेनली गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही आपका इतना कुछ नहीं है सर उसमें। जो भी आप एक्सपेंसिव सोचो भी क्या है, अगर आप बिजनेस करोगे, देखो सर अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़े लेवल पर है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका कंप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग ही आपका डे टू डे रूटीन का वर्क हो गया, वो सब चीज़ें होंगी, वो तो चलता रहेगा साइड बाय साइड। वो ऑडिट हो गया, ऑडिट वो तो सर एक्सपेंसिज है अगर आपका बिजनेस बड़े लेवल पर जाएगा। अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पर है, कंप्लाइंसेस वही है, कंप्लाइंसेस वही है, बस सिर्फ ऑडिट का जो आपका एक्सपेंसिज है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो बड़े लेवल पर जाओगे तो सर देखिए उसमें तो हो ही सकता है। तो जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो हो सकता है उसमें आपको डेली रूटीन के वर्क भी आपके ज़्यादा होंगे, मंथली का आपका कंप्लाइंसेस भी वो है, जैसे जीएसटी हो गया और ये सब चीज़ें हो गई, टीडीएस हो गया और ये वो तो सर बिजनेस के अकॉर्डिंग है। जैसे बिजनेस ग्रोथ करेगा वैसे आपका एक्सपेंसिव उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सपेंसिव भी बढ़ेगा। अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी बढ़ता है सर, ये वाली चीज़ का तो वो है। सो सही में एक्चुअली आपका जो हम लोग का प्रॉपर्टीशिप हो, पार्टनरशिप हो या फिर कंपनी फॉर्मेशन, इसके बारे में मोटा मोटी हम लोग आइडिया मिल गया है। एंड আমি ভিউয়ার্সক কৈ আছোঁ, আমাৰ দৰ্শকবৃন্দ যোনে চাই আছে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো, আপোনালোকৰ এনি কনফিউজন ৰিগাৰ্ডিং দি প্ৰপাৰ্টিশ্বিপ ফাৰ্ম, পাৰ্টনাৰশ্বিপ এলএলপি আৰু কোম্পানী, এনিথিং ইউ ৱান্ট টু নো, আমাৰ যিটো তলত দিয়া নাম্বাৰ এণ্ড আমাৰ যিটো ইমেইল আইডি থাকিব তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু हमार जो एक्सपर्ट थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, उन लोगों से आप पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा भी जो हमारा सिंह जी बोल रहे थे, मिस्टर गोविंद सिंह जी, आपका जो अभी ऑफिस बना है यहाँ पे मल्टी स्टार्टअप सोल्यूशन जो है, वहाँ पे आपका क्या क्या मतलब सर्विसेज आप दे रहे हैं? ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज सर, किसी भी टाइप का सर्विसेज। मान लो आपको कोई स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोई ISO का सर्टिफिकेशन करवाना है, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू बिजनेस। ओके। एनी टाइप ऑफ FFSI लाइसेंस, IC कोड, एनी टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके। तो মোটামুটি আমি গম পাই গ'লোঁ যে এই ধৰণৰ ছাৰ্ভিচেছবিলাক আজিৰ ডেটত আমি মিষ্টাৰ গোবিন্দ সিং চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট ফ্ৰম দিল্লী অলৰেডি অফিচ হেজ বিন ওপেন কৰিছে কোকৰাঝাৰত for the greater interest for our area. So गुरबिंदर सिंह जी, और एक चीज़ मैं आपको रिगार्डिंग दी बिजनेस में पूछना चाहूँगा। जैसे कि मेरा फार्म बन गया, मेरा डॉक्यूमेंटेशन मोटा मोटी जो कंपनी या फिर मिल गया, इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप मुझे डॉक्यूमेंटेशन क्या करना चाहिए? देखिए सर, मेनली बात तो यही होता है ना, अभी जैसे हमने कंपनी इन्फॉर्मेशन कर लिया तो हम क्या होता है उसके बाद में अपना आराम से, अब तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसके बाद में कुछ है नहीं है। ओके। मेनली बात तो यही रहता है, अभी अब तो हो गया, हमारा कंपनी बन गया, अब उसके बाद में कुछ होगा नहीं, क्योंकि गाइडेंस का ये कमी रहता है। उसके बाद में हमें मंथली या हाफ ईयरली उसके कुछ कंप्लाइंसेज होते हैं, अच्छा, जिनके रिगार्डिंग वो, जैसे मैंने आपको बोला विद इन 6 मंथ में INC कंपनी इनकॉर्पोरेशन के विद इन 6 मंथ में INC 20A फॉर्म जाना होता है। अच्छा, वो हो गया। हमारी एनुअल अकाउंट्स क्लोज होंगे, उसके बाद में उसका ऑडिट होता है, स्टैच्यूटरी ऑडिट, जो एक CA करता है। अच्छा, वो ऑडिट होगा। ऑडिट के साथ में, ऑडिट होने के बाद में फिर उसका एनुअल कंप्लाइंसेज में फॉर्म जाता है, AOC 4, MGT 7, A 7, ये फॉर्म जाते हैं। उसके बाद में फिर
डायरेक्टर का KYC होता है। अच्छा, ये 1 ईयर में पूरे आपको 1 ईयर में ये पूरे कंप्लाइंसेज करने रहते हैं। हर साल में इसके हर साल में हाँ। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंप्लाइंसेज होते हैं, जैसे ROC ने कुछ नया फॉर्म निकाल दिया। अच्छा, अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन है, अभी क्या है, लास्ट 2-3 ईयर पहले आया था रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पर क्या था, आपको एक फॉर्म ROC के पास में फॉर्म जाएगा, उसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का फ़ोटो वगैरह, पिक वगैरह, डायरेक्टर का वहाँ पर उसमें बैठे हुए का पिक था वो, तो वो वाली चीज़ है। अभी भी एक नया कंप्लाइंसेज आ रहा है। कंप्लाइंसेज क्या है, वो ROC जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको कभी भी वो विजिट करके वेरीफाई कर सकते हैं भी यहाँ पर इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है या नहीं है। ओके सर। वेरिफिकेशन प्रोसेस एक ROC नया शुरू करने जा रहा है, अभी आया है। वो किसी केस में है, लॉटरी सिस्टम मान लो, या वैसे उनको लगेगा भी ये वाली चीज़ यहाँ पर ऑफिस नहीं है तो वो विजिट कर सकते हैं। ओके सर। ये वाली ये है थोड़ा सर। बाकी कंप्लाइंसेस का जो है सर, वो मैं आपको एक लिटरेचर वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें ईयरली का क्या कंप्लाइंसेस वगैरह रहता है, क्या प्राइवेट लिमिटेड में है, क्या पब्लिक लिमिटेड में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक आपके पास में रहेगा। तो एक उसमें डेट वगैरह भी रहेगा भी ये कंप्लाइंसेस कब होना है, एक तरह से कैलेंडर बन जाएगा कि इस तरह से मुझे मेंटेन करना है। तो आपके पास में कोई भी या हमें कोई भी हमारे से सर्विस लेगा तो हम उसको ये बता सकते हैं ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले के काम है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद के बाद। तो ये वाली चीज़ का थोड़ा बेनिफिट रहता है। तो सामने वाले पर्सन को ये भी रहता है, हाँ जी मुझे ये कंप्लाइंसेस करवाने हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा वो रहता है सर। तो सर आपका तो इस प्रोफेशन में बहुत दिन हो गया, आपका जैसे कि मुझे आपसे बहुत दिन से मतलब जान पहचान है, तो आपका तो मैक्सिमम क्लाइंट मैंने देखा है कि आपका पंजाब में आपका बहुत सारा क्लाइंट है, हिमाचल प्रदेश में है, यूपी में आपका है, दिल्ली में है। तो अभी हमारा का आसाम में या फिर किस तरह से, मतलब जैसे कि आपने जितना भी क्लाइंट है, अच्छा वाला बिजनेसमैन आपका क्लाइंट होता है, तो उन लोगों का कॉर्पोरेशन जो बिज़नेस लोग करते हैं किस तरह से स्टार्ट करते हैं, मतलब टू टेक दी, बिकॉज उन लोगों का नॉलेज ज़्यादा होता है, आप लोग रहते बहुत सारा वहाँ पे गाइडेंस देने वाला। बेसिकली सर सबसे मेन चीज़ होती है गाइडेंस। अब गाइडेंस क्या है, जैसे कोई किसी को नया मान लो दिल्ली में या NCR में नया सेटअप करना है, तो फिर हमारे पास में आते हैं सर हमें ऐसे ऐसे करके कंपनी इन्फॉर्मेशन करना है। फिर हम उनसे पूछते हैं सर आपको क्या काम करना है। ओके, मान लो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, सर्विसिंग करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद में वो बताते हैं सर हमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बनाना है। अच्छा। फिर हम क्या करते हैं, उनको बताते हैं सर आपको मैन्युफैक्चरिंग में ये लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनका क्या है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं कुछ। ओके, तो उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत पड़ा। अभी पीछे चाइना और इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उस केस में क्या हुआ, उनका इंपोर्ट वहाँ से बंद हो गया। ओके, वो क्या था, जो चिप सिस्टम रहता था उनका, तो वो चिप उनको आना बंद हो गया, तो अब यहाँ पर उनका बिजनेस ठप हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने उन्हें बोला भी आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद में आप ये कर सकते हो। वो क्या है, वो कंपनी मॉडम मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा अच्छा। मॉडम मैन्युफैक्चर करने के बाद में वो अलग अलग सप्लायर को देते हैं, जैसे एयरटेल को सप्लाई करते हैं, उनके काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं। तो वो क्या, वो मॉडम का जब वो चिप आना बंद हो गया तो इंडिया में उनका सप्लाई एक तरह से बंद हो गया। अच्छा। फिर उनको गवर्नमेंट ने बोला आपको ये एक्स्ट्रा लाइसेंसिंग लेना है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस देना है। अच्छा। फिर उनको उस चीज़ में हेल्प किया, उनको एक्स्ट्रा लाइसेंस लेके दिया। फिर उसके बाद में उनका इंपोर्ट आना शुरू हुआ। तो ये टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नए कंप्लाइंसेज आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मैन लगते रहते हैं, उसके रिलेटेड सब तरह का वर्क उनको बताना पड़ता है डेली एक्टिविटीज़ में। सर अभी आपका ये एनुअल वाला ये कंप्लाइंसेज पेंडिंग है, अभी आपका GST में, अभी आपका TDS में, अभी आपका फैक्ट्री लाइसेंसिंग में, अभी आपका ESI PF का ये कंप्लाइंसेज होना है। तो एक तरह का ये सारा चीज़ हमारे ऊपर ही है, हमने खुद से उसको करवाना है, हमने खुद से उनको बताना है भी सर हमें ये डाटा चाहिए। अच्छा। हमने ये हमारा कंप्लाइंसेज पेंडिंग है। अच्छा अच्छा। तो वो क्या होता है, एक पूरा टीम होता है सर, जैसे अकाउंट्स में उनका पूरा टीम है, तो वो टीम के साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है, हमारे पर्सन का कोऑर्डिनेशन रहता है। वो उनको बताते हैं सर ये वाला कंप्लाइंसेज हमारा पेंडिंग है, ये करना है, ये वाली चीज़ का ये करना है। तो बेसिकली वो वाली चीज़ है। तो एक ये चीज़ कह सकते हैं सर, एक मैनेजेबल टर्म में वो सब चीज़ें मैनेज होती हैं। आप चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बैठे हो, मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरा वर्क दिल्ली NCR या इधर पंजाब हरियाणा का कोई वर्क नहीं पेंडिंग है या रुक नहीं रहा है, वो चल रहा है। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बैठ के कर सकते हो। अभी मैं आपके पास में यहाँ पर आया हूँ सर, तो अभी मैं 2 या 3 दिन या 3 या 4 डेज़ का जो भी है तो यहाँ पर हूँ, तो मेरे वर्क वहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर भी मेरे आपके साथ में रिलेशन है, जो भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी फ्यूचर में भी आना रहेगा, हो सकता है मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली 2-3 मंथ में जब भी आना रहेगा, तो वो सब चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ सर, भी यहाँ पर एक उम्मीद के साथ में आए हैं तो थोड़ा काम बढ़ेगा, तो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, ये सब चीज़ें होंगी।
तो यहाँ भी हमें सर्विस देने का मौका मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। ओके, थैंक यू। ये वाली चीज़ भी फर्स्ट टाइम था नॉर्थ ईस्ट में, सुना जितना सुना था उससे बहुत अच्छा है। अच्छा। पहले ये प्रॉब्लम था, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम वगैरह है वो सुनते थे, बट यहाँ पर बहुत शांति है, बहुत शांत में माहौल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और फ्यूचर में तो चलो सर, अब तो एक बिजनेस टूर के पर्पज से एक बिजनेस टूर तो बना ही करेगा, वो वाली चीज़ है सर। सही है, थैंक यू। बहुत सारा अच्छा लगा आपका इन्फॉर्मेटिव जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन रहा है। तो अभी आको मैं दर्शक কৈ আছোঁ द व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड, अगर किस तरह के क्वेश्चंस हो आपका बिजनेस के रिलेटेड, उनका ऑफिस तो हम लोगों का कोकराझार में है ही, साथ में जो ईमेल आईडी और फोन नम्बर থাকিব हमारे स्क्रीन ताते कन्टैक्ट करियो আমি আমার गोविंद सिंहजीर पर फार्मर पर कंसल्टेंसी एडुकेशन गाइड हम लोग को मिलता रहेगा, राइट। सो गोविंद सिंह जी, डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। ये तो है। बेसिकली हम लोगों का इलाका में इस तरह से शो अभी तक हुआ नहीं है, डिस्कशन इस तरह से पब्लिकली ओपनिंग ऐसा हुआ नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच। आप दिल्ली से आए हुए हैं, आपका टीम आया हुआ है कोकराझार में, एंड बहुत ही अच्छा डिस्कशन हम लोग का हो रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग का जो शो उसमें देखेंगे या फिर देख रहे हैं हम लोग का शो, जितना भी बिजनेसमैन है, कंसर्न पर्सन है, सबको बेनिफिट मिलेगा इससे। नहीं सर, ये तो ऑब्वियसली बात है। हम ये नहीं कह रहे भी बिजनेसमैन हमारे पास में आके सर्विस ले, राइट। किसी को भी किसी तरह का जो हमारे से सर्विस नहीं ले रहा है, किसी को भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कशन कर सकता है, सर मेरे साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको सोल्यूशन बता देंगे, चाहे वो किसी भी बिजनेस कंसल्टेंट से सर्विस ही ले रहा है। राइट। हमारा पर्पज़ ये है बिज़नेस को आसान करना। राइट सर। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, मान लो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, मान लो उसको कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या किसी तरह का और कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जैसे कल था, एक पर्सन मेरे पास में आए थे, सर हमने अपनी एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करवानी है, तो हमारा ऑलरेडी एक चल रहा है, जो हमारा एक हमने सेटअप बना रखा है, जो हमारा नाम, आई थिंक मेरे को थोड़ा उनका नाम का आइडिया नहीं, उनका कुछ नाम था। अच्छा। तो वो बोल रहे हैं सर हम वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाने गए थे, तो वो बोलते हैं आपको ये नाम नहीं मिलेगा। अच्छा। वो बोल रहे हैं भी हमारा तो 4-5 साल से इसमें बिजनेस चल रहा है, अब सोसाइटी वाले ये वाली चीज़ का मना कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला भी आपके पास में इसका कोई प्रूफ है भी आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है कोई किसी तरह से? तो उनका ये कहने का पर्पज़ था, सर हाँ हमने क्या एक डोनेशन दिया था सीएम रिलीफ फंड में। अच्छा। तो सीएम रिलीफ फंड में जो हमने डोनेशन दिया था, वहाँ से हमें एक लेटर मिला था। अच्छा। उस लेटर में हमारा नाम मेंशन्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। सोसाइटी का नाम मेंशन है? सोसाइटी का नाम नहीं है, वो बेसिकली उनका एक अलग से कोई सेटअप था, जो उनका एक मंच चल रहा है, कुछ मंच वगैरह था। उसका नाम आई थिंक अभी मेरे को आइडिया नहीं है। तो मैंने उनको बोला भी आप एक काम कीजिए, सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास में जाइए, उनको ये बोलिए सर देखिए हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर मिला हुआ है, हमने डोनेशन दिया था, उस पर हमारा ये नाम मेंशन्ड है। हमारा ऑलरेडी ये संस्था चल रहा है। अच्छा। उनका कोई संस्था था, वो ऑलरेडी संस्था चल रहा है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए सर हमें ऑलरेडी ये नाम चल रहा है हमारा, तो ये हमें नाम चाहिए। ओके। तो वो आपको ये नाम प्रोवाइड कर देंगे। इन एनी केस माइनर सा मॉडिफिकेशन होगा तो लास्ट में आप कुछ ना कुछ उसके नाम के साथ में जोड़ लीजिए। अच्छा अच्छा। तो वो वाली चीज़ रहती है सर, ये वाली प्रॉब्लम होती है सर, कोई बड़ी बात नहीं है ये वाली चीज़ का सर। ओके ओके। तो इस तरह से बहुत सारा हम लोगों का क्लाइंट मिलता है इस मार्केट में कि काम नहीं हो रहा है, बहुत दिन से घूम रहा है। तो आज का डेट में तो ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी भी काम के लिए इतना टाइम लेंदी पेंडिंग में रहे। बेसिकली पता क्या है, आज के टाइम में ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी, थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरफ से भी प्रॉब्लम आ जाती है। शेड्यूल बहुत टाइट अप है। अच्छा अच्छा। वर्क प्रेशर लोड बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं दे पाना, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ क्लाइंट की तरफ से हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में कमी। ओके। तो दोनों तीनों चीज़ें हैं। अब अगर प्रोफेशनल की तरफ से है तो ये मैं तो उसको गलत बोलूँगा। आपको क्लाइंट को गाइडेंस करना चाहिए। अगर बिजनेसमैन की तरफ से है तो बिजनेसमैन को थोड़ा सा टाइम निकाल के आपस में ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, बैठकर भी ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है, ये वाली चीज़ है। तो ये तो सर आपस में मिल बैठ कर ये चीज़ वो होती है सर। तो अभी तो हम लोग ने डिस्कशन कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग आना चाहेंगे कि जीएसटी किसको लेना चाहिए, मतलब जैसे कि कंपनी होने से तो जीएसटी कंपलसरी है आई थिंक। हाँ जी सर। प्रोप्राइटरशिप में भी आपका जीएसटी नंबर के बगैर आपका प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है। नहीं होता है। तो सर ये भी एक डिस्कशन जो आपने बताया कि जैसे कि मैंने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ले लिया है, तो उसमें मेरा करंट अकाउंट मैंडेटरी है या फिर सेविंग्स अकाउंट से भी मेरा काम चल सकता है? नहीं सर, अगर देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं, ओके, अगर आपने बिजनेस किया है, मान लो आप, अगर मेरा फर्म है, अच्छा, अब जैसे अपना मल्टी स्टार्टअप सोल्यूशन है, सर, मल्टी स्टार्टअप सोल्यूशन के नाम से आप
काम कर लोगे, आपने फर्म बना लिया, बट इस फर्म का लीगलिटी तो कहीं नहीं है ना। चाहे प्रोप्राइटरशिप बना लो, चाहे पार्टनरशिप बना लो। प्रोप्राइटरशिप बनाओगे तो अगर आप इसको प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हो तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। करंट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोप्राइटरशिप कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता है। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक क्राइटेरिया भी था कि 40 लाख का टर्नओवर होने से आपको जीएसटी मैंडेटरी है, नहीं तो नहीं चाहिए। इसमें सर देखिए वो एक लिमिट आपका स्पेसिफाइड है। अच्छा, वो लिमिट आपका स्पेसिफाइड है। अगर आपको बिजनेस करना है उससे नीचे आप बिजनेस कर सकते हो, बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, अगर आप उससे नीचे बिजनेस कर लोगे, बट सबसे दिक्कत ये है आप बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में कैसे कर लोगे सर। मान लो 10 लाख का आपने ट्रांजैक्शन कर लिया सेविंग अकाउंट में, कल को इनकम टैक्स का आपके पास में नोटिस आएगा, आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गई हैं, आपको जी मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट बोलता है बिजनेस कर रहे हो तो आप करंट अकाउंट के थ्रू बिजनेस करो। अच्छा। आप सेविंग अकाउंट के थ्रू क्यों बिजनेस कर रहे हो? ओके, वो एक ऑप्शनल है आपके लिए। 40 लाख की लिमिट है या 20 लाख की लिमिट है, जो भी लिमिट है वो आपके लिए ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस भी आप जीएसटी नंबर 1 रुपीज़ से भी ले सकते हो। अच्छा, 1 रुपीज़ अगर ₹1 का बिजनेस होता है तो आप जीएसटी नंबर ले सकते हो। ओके, वो ऑप्शनल आपको लेना है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आपका कहना है कि जीएसटी जैसे कि टर्नओवर का बात है वो तो दूसरी बात है, लेकिन जीएसटी अगर बिजनेस करते हैं तो आप जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपको करंट अकाउंट खोलना होता है। मेनली सबसे प्रॉब्लम तो वो है ना सर, करंट अकाउंट के लिए चाहिए। ओके, वो वाली चीज़ है। अच्छा, तो दूसरा मेन सबसे ये रीजन रह जाता है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस आपने किया, आपने कुछ गुड्स वगैरह परचेज़ किया किसी पर्सन से, वो अनरजिस्टर्ड है, आप अनरजिस्टर्ड हो, वो आपको सेल कर रहा है, तो फिर वो बोलता नहीं मैं अनरजिस्टर्ड को सेल नहीं करूँगा। कुछ रिवर्स चार्ज के रूल भी आ गए हैं गवर्नमेंट के। अच्छा, वो ये बोलते हैं भी रिवर्स चार्ज में मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, किसी अनरजिस्टर्ड को कर रहे हो, B2C में कर रहे हो। थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ गई है आजकल। फुली नहीं आया, बट थोड़ी रिस्ट्रिक्शन जीएसटी में शुरू हो गई है। अच्छा, ये वाला चीज़ का थोड़ा रहता है सर। तो मतलब जीएसटी लेना ठीक है, आपको जीएसटी नंबर रहेगा तो आपका ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट से पूरा वो रहेगा, तो यस सर, मेनली पर्पज तो वो है। बढ़िया है, तो जीएसटी जरूरी होता है। तो আমি গম পালো যে এটা কনফিউশন আমার মাঝে থাকে, जनरली हम लोगों के बीच रहता है कि रिगार्डिंग दी जीएसटी लेना है कि नहीं लेना है। अगर बिजनेस हम लोग करते हैं तो हम लोग का करंट अकाउंट मैंडेटरी होता है, तो मैं करंट अकाउंट जो हम लोग खोलने जाएंगे तो हम लोग को जीएसटी, वो बैंक सबसे पहले आपसे जीएसटी नंबर मांगेगा, तो हमको जीएसटी चाहिए। और जो सर का आपसे डिस्कशन हुआ है उसमें हम लोग को पता चला है कि अगर हम लोग बिजनेस करते हैं, ट्रांजेक्शन ऑलवेज शुड बी मेड विद दी करंट अकाउंट, नॉट विद दी सेविंग्स अकाउंट। वो भी एक इम्पोर्टेंट हम लोगों का एक जानकारी आपको हम लोगों को मिला है कि ट्रांजेक्शन जो भी होगा एक करंट अकाउंट में करना है, और करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको जीएसटी लेना होगा। तो जीएसटी में भी थोड़ा हम लोगों का थोड़ा अपडेशन होता है, जैसे कि आपका मंथली रिटर्न वगैरह, उसमें थोड़ा आप डिस्कशन। सर जीएसटी में आपके ऊपर वो जीएसटी में अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जैसे मान लो आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, अच्छा, तो आपको मंथली हो गया। 5 करोड़ से ऊपर है ईयरली टर्नओवर, ओके, टर्नओवर, ओके, तो आपके लिए वो जीएसटी का रिटर्न जीएसटी अर्बन और 3 भी वो मंथली है, मंथली। अच्छा, अगर आपका लास्ट प्रोसीडिंग ईयर में टर्नओवर 10 CR से अबव है, 10 करोड़ से अबव है, तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। ई इनवॉइसिंग, ओके, 10 करोड़ से ऊपर होने से ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी, वो जीएसटी पोर्टल के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। होता है क्या थोड़ा सर? ई इनवॉइसिंग का मतलब ये रहता है, जैसे आप कोई सेल कर रहे हो, अच्छा, तो आपको जीएसटी पोर्टल के थ्रू इनवॉइस को जनरेट करना है। अच्छा, ओके, इस बेसिकली पर्पस ये इमीडिएटली वो करना है, इमीडिएटली आपको हो जाता है सबमिट। तो उसके बाद में वो तो रिटर्न में जाता है सर, वहाँ पर आपका पोर्टल पर डाटा शो हो जाता है। बट यहाँ पर ये स्टेप गवर्नमेंट ने इस कारण लिया है भी इमीडिएटली आपको उसको बिल का जनरेशन करना है। जैसे आप कुछ सेल कर रहे हो, जैसे आपने अपना कोई स्टॉक आउट किया, तो इमीडिएटली आपको इसका इन्वॉइसिंग काटना है। पहले क्या होता था, हमने स्टॉक आउट कर दिया, अभी आज हमारा वो माल नहीं जाएगा या किसी पर्पज से रुक गया, कुछ गाड़ी रुक गया, कुछ नहीं, इन्वॉइस या हमारा नॉर्मल वो था, अभी हम टैली में कल उसको टैली या जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उससे हम कल उसका इन्वॉइस काट देंगे, उसके बाद में फिर हम ई वे बिल। यहाँ पर क्या है, इन्वॉइसिंग के साथ ही आपका ई वे बिल भी जनरेट होकर आ जाएगा। अच्छा, तो इन्वॉइसिंग के बारे में हम लोग पता चल गया कि 10 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर होता है तो इन्वॉइसिंग मैंडेटरी होता है। और आपने एक चीज़ अच्छा बोला है कि जो 5 करोड़ का अगर ऊपर में अगर टर्नओवर होता है, देन आपको मंथली का रिटर्न भरना पड़ेगा।
तो हमने देखा सॉरी 1.5 CR, सॉरी 1.5 CR का ऊपर अगर टर्नओवर है, देन यू हैव टू गो फॉर दी 5 करोड़ फॉर 9C, जो GST का एनुअल रिटर्न होता है, उसके लिए वो लीगल कंप्लायंस है। तो एक अच्छा चीज़ हम लोगों को पता चला है कि अगर 1.5 करोड़ का नीचे हम लोगों का टर्नओवर है, तो मुझे GSTR 1 एंड GSTR 3 भी रेगुलरली मंथली नहीं करना है, वो हम लोग क्वार्टरली कर सकते हैं। तो ये भी एक मतलब क्या है कि कॉस्ट कटिंग एक टेक्निक हो गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी की जगह में, मैक्सिमम जगह में, कि जितना भी टर्नओवर होना हो, 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, उसको भी मंथली ही करते हैं बेसिकली हम लोग। सर आपके पास में ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है। ओके, आप कर सकते हो मंथली भी। अच्छा, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं। तो अब क्वार्टरली लेने से क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा एक मतलब बेनिफिट मिल जाता है, कंप्लायंस थोड़ा कम हो जाता है GST का। तो एक चीज़ रिगार्डिंग GST में गॉम पालू, GST में अभी नया जैसे लेटेस्ट अभी अमेंडमेंट आया रेंटिंग के लिए। GST में पहले क्या था सर, अगर आपने कोई पर्पज़ कंपनी ने, मान लो कंपनी है या GST रजिस्टर्ड पर्सन है, सर उसने कोई रेंटिंग पर अपना बिल्डिंग ले रखा है, ओके, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है। मान लो आपके पास आपकी बिल्डिंग है, आपने कंपनी को रेंट पर दे रखी है। अच्छा, आपके पास में GST नंबर नहीं है, आप GST नहीं चार्ज कर रहे हो, ओके, कंपनी को आपने बिलिंग कर दिया। अब कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, वो उसका रिवर्स चार्ज में GST जमा करवाए। ओहो, उनका GST मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, कंपनी को आपका GST पे करना पड़ेगा और कंपनी उसका नेक्स्ट मंथ में उसका क्रेडिट ले लेगी। बट ये एक ओवर बर्डन आ गया GST रिवर्स चार्ज में। ये अभी जुलाई से अमेंडमेंट है रेंटिंग के केस में। मतलब आपका कहना है कि अगर मैंने किसी रेंट लेके मैंने ऑफिस शुरू किया है और जिससे मैंने रेंट लिया है उसका GST नंबर नहीं है, तो क्या होगा कि उनका GST का रिवर्स पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो मैंडेटरी है कि अगर हम लोग GST का बिजनेस करते हैं, मेरा GST है, मेरा रेंट में मेरा ऑफिस है या फिर मेरा डिपो है, तो वहाँ से मुझे मैंडेटरी करना पड़ेगा कि जो ओनर है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है और नया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो जो ओनर होगा उनसे भी GST लेना हमको ज़रूरी है, नहीं तो उनका जो GST है मुझे रिवर्स पेमेंट करना पड़ेगा। यस सर, राइट सर। ये वाला अभी लेटेस्ट है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन अभी GST में बहुत चेंजेस होता है सर, चेंज होते हैं। हाँ, पर डे के अकॉर्डिंग या पर मंथ के अकॉर्डिंग या पर वीकली उसमें अमेंडमेंट आता रहता है। GST में ऐसा एक चीज़ है क्या, तो एक चीज़ हम लोग को पता बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पज था रेवेन्यू जनरेट करना। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या है, जैसे कंपनी रिवर्स चार्ज में उसका GST पे करेगी, कंपनी को उसको कैश में पे करना पड़ेगा। अच्छा, वो क्रेडिट के थ्रू पे नहीं होता है, वो कैश में पे करेगा। तो 1 मंथ के लिए उसका फंड ब्लॉक हो गया। अच्छा, हाँ। मान लो उसका 1 लाख का रेंटिंग है, तो उस पर 18% के अकॉर्डिंग 18,000 GST हो गया। अब वो 18,000 उसका 1 मंथ के लिए GST ब्लॉक हो गया, नेक्स्ट मंथ में उसको क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, तो ये वाली चीज़ का गवर्नमेंट का मेनली पर्पज ये है, रेवेन्यू को जनरेट करना, किस वे के तरीके से थ्रू जनरेट किया जाए। तो ये वाली, तो रिगार्डिंग GST हम लोग और एक कन्फ्यूजन जो था क्लियर हो गया कि अगर हम लोग GST लेते हैं तो उसका अगर 1.5 का नीचे टर्नओवर, करोड़ का टर्नओवर नीचे है, तो हम लोग क्वार्टरली भी उसको सबमिशन के लिए दे सकते हैं। और 1.5 करोड़ के ऊपर है तो हमारा मैंडेटरी है कि मंथली उसका सबमिशन होना चाहिए। और GST में बहुत सारा कन्फ्यूजन एंड अभी तक है, बहुत सारा पार्टी है जिसका बहुत सारा पेनल्टी भी लगा हुआ है सर अभी तक के हिसाब से हमने। सर बेसिकली GST में सबसे मेन चीज़ यही रहता है। अभी देखिए, अभी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं GSTR 1 की। जो हमारा GSTR 1 है जिसमें हमारा बिलिंग सबमिट होता है, उसका अभी ऑटो पॉपुलेटेड लेट फाइलिंग फ़ीस नहीं आ रहा है। अगर हमारा लेट भी हो जाता है तो वो लेट फाइलिंग फ़ीस नहीं आ रहा है। बट अभी डिपार्टमेंट ने क्या किया, नोटिस निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, नोटिस निकाल रहा है डिपार्टमेंट, आपका GSTR 1 ये लेट था, उसके रिगार्डिंग आपकी इतनी फ़ीस है। तो ये सब चीज़ें नहीं पता होता। GSTR 3 भी अगर वो लेट हो जाता है तो उसमें तो ऑटो पॉपुलेटेड आपका पेनल्टी आएगा, वो डिपॉजिट करने के बाद ही आप आगे कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। उसमें भी आई थिंक अभी कुछ कंसेशन चल रहा है। अगर आपका नील का फाइलिंग है तो उसमें मैक्सिमम वो 500 लेट फाइलिंग फ़ीस ले रहा है। अच्छा, चाहे आपका 2 मंथ लेट होगा, 3 मंथ लेट होगा, ये भी थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा, ये अभी भी चालू है? ये अभी भी है चालू, ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है। बट उसका कोई लॉ वगैरह में पता नहीं, लॉ में कुछ आया क्या आया। बट अभी मैंने 2-3 जगह डिस्कशन हुआ था तो वहाँ पे भी यही था, अभी उसका 500 ही लेट फाइलिंग फीस ले रहा है नील वाली रिटर्न का। अच्छा, जिसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। टैक्सेबिलिटी नहीं है, ओके। तो और একটা আমি चीज गम पालू जे GST क्षेत्र যদি আমি पेंडिंग আছে GST আমি ভরা নাছিল, এই ক্ষেত্ৰত लेट फी जी आছিলে কেতিয়াবা कभी भी उसको पर डे के हिसाब से लेता था 20 रुपीज़ 50 रुपीज़। तो उसको सर ने बताया कि ये शायद अभी भी अमेंडेड ऑप्शन है कि आप मंथली 500 दे के अपना जो GST वाला पेंडिंग वाला है वो क्लियर
शेयर कर सकते हो। डिटेल्स जानकारी के लिए जो स्क्रॉलिंग में हमारा ईमेल आईडी है या फिर फ़ोन नंबर है, स्टार्टअप प्लस का जो शो हम लोग चल रहा है उसमें आपको पूरा जानकारी मिल सकता है। तो गुरविंदर सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। आपका यहाँ पे आना, कोकराझार आना हमारे लोगों के लिए एक आशीर्वाद जैसा रहा है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों का जनरली कंपनी प्रमोशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने से लेके जीएसटी तक हम लोगों को मिला है। तो आगे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग दी और बेनिफिट्स लेने के लिए कुछ तरह से हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। गवर्नमेंट्स का कुछ बेनिफिट्स देते हैं, हम लोग को मालूम है। तो बोडोलैंड बुबली चैनल में आने के लिए एंड स्टार्टअप प्लस जो हम लोगों का शो है उसमें आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पर इस शो में लेके आए, ये सब आप ही की बदौलत है जो हम यहाँ पर इस शो में आए हैं। और दूसरा थैंकफुल मैं बोडोलैंड बुबली चैनल का करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सर लास्ट आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं सर कोकराझार में। आपने हमें ये बोला भी सर ये काम करना है, तो हमने कहा ठीक है सर कोई इशू नहीं है, हम अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपके पास में आए हैं। तो बस सिर्फ ये यहाँ के लोगों को बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए और सबके लिए हमने ये जो मल्टी स्टार्टअप सोल्यूशन अपना यहाँ पर ऑफिस सेटअप किया है आपके साथ में मिलके, इसी के लिए वो चीज़ है बेसिकली। ओके सर, थैंक यू। तो थैंक यू बोडोलैंड बुबली चैनल सर। सो ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে গম পালে যে আমি আমাৰ এই ডিছকাশ্যনত আমি পাইছোঁ ৰিনাউণ্ড চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট ফ্ৰম দিল্লী। তেখেতৰ বিজি শিডিউল চলি আছে বিকজ তেখেতৰ অফিচ দিল্লীত হয়, বাট তেখেতৰ এৰিয়া অফ মানে ৱাৰ্কিং হ'ল হৰিয়ানা, পাঞ্জাব, ইউপি, NCR বগেৰা চবতে তেখেতৰ অফিচ আছে। তো যেহেতু মোৰ ৰিকুৱেষ্ট বহুত আগৰ পৰা চিনাকি হয়, মোৰ ৰিকুৱেষ্ট এটা আছিলে যে আমি এনেকৈ এটা শ্ব' পাতি আছোঁ, আমি এটা ডিছকাশ্যন শ্ব' বেচিকেলি টু প্ৰমোট দি এৱাৰনেছৰ কাৰণে বিজনেছ কমিউনিটিৰ কাৰণে। তেখেত আহি পালে আৰু তেখেতে बहुत इम्पोर्टेंट, मैं भावूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट हम लोगों को दिया गया है और उनका बहुत आभारी हूँ हम लोग कि आप दिल्ली से आके हम लोग यहाँ पे कोकराझार में आके इस चैनल में आके स्टार्टअप प्लस शो में आके अपना जो योगदान दिया है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों का इलाका के जो बिज़नेस कम्युनिटी होगा, जो बिज़नेस करना चाहता होगा, उसको भी थोड़ा बेनिफिट इनपुट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टार्टअप प्लस बोडोलैंड बुबली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।